फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। वेरीफाई करना कि कोई भी असेट्स है वो आपकी है या नहीं, आपके पास प्रेजेंट है या नहीं, ये सारी चीज़ें। वेरिफिकेशन एक टेक्निक है ऑडिटिंग की, जिसमें ऑडिटर ये चेक करता है कि जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं जो बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं वो एक्चुअल में है या नहीं। मतलब ये एक टाइप का मेथड हो जाता है। असेट्स का मतलब यहाँ से है बैलेंस शीट की डेट पर जो भी असेट्स है ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट हो, मतलब वो जो ओनरशिप है इन असेट्स की वो ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, ये प्रॉपरली वैल्यूएड हो और फ्री हो किसी भी चार्ज से। चार्ज मतलब जैसे कि गिरवी वगैरह रखी हो किसी के पास सिक्योरिटी के रूप में। जो ओनर होता है या ओनर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको जानने की ज़रूरत होती है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है जो दिखाया गया है बुक्स में वो सही है या नहीं, कि जो भी असेट्स एंड लायबिलिटी है प्रिस्क्राइब की गई है बैलेंस शीट में ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है या नहीं। तो ये ऑडिटर की जॉब है कि एक ऑडिटर की जॉब है ना, ये नहीं है कि जो भी वाउचिंग है उसकी हेल्प से वो चेक कर ले। देखो, वाउचर से उसे पता चलता है कि हाँ भाई कोई असेट्स परचेज की गई है वो सही है या नहीं, लेकिन बीच में भाई वो असेट्स है कहीं बेच दी, चोरी हो गई, कुछ भी अगर सिचुएशन होती है उसके बारे में तो नहीं बताता, उसके बारे में बताता है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स का मतलब है इंक्वायरी वैल्यू की, ओनरशिप की, एग्जिस्टेंस की, कि कोई भी असेट्स उसमें कोई बदलाव हो रहा है, चार्ज है, वो सब के बारे में। तो ड्यूटी क्या है ऑडिटर की? वेरीफाई करना असेट्स की दो प्रकार से, कि वो सेटिस्फाई करे खुद को कि रियली में भाई जो भी बैलेंस शीट की डेट है उस पर असेट्स रह भाई प्रेजेंट है या नहीं, क्या वो किसी चार्ज से फ्री है या नहीं, प्रॉपरली वैल्यूएट हुई है या नहीं। तो वेरीफाई करते टाइम लायबिलिटीज़ को वो देखता है कि जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर फिगर से दिखाई गई या नहीं, कोई जो लायबिलिटी है वो भूल तो नहीं गए हैं दिखाना। तो क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? तो जो असेट्स है वो एक्चुअली प्रेजेंट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट की डेट को। जो राइट एंड ओनरशिप है असेट्स के वो ऑर्गेनाइजेशन के पास ही हो। जो असेट्स है जो एक्वायर की गई है वो ना प्रॉपर अथोराइजेशन के बाद होनी चाहिए बिजनेस कैरी करने के लिए। कोई भी उसके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता हो। चार्ज का मतलब है भाई अगर चार्ज होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी, क्योंकि वो तो गिरवी है। ठीक है, अगर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन की मानेंगे। जो असेट्स है वो करेक्टली वैल्यूएट होनी चाहिए, ध्यान में रखकर फिजिकल कंडीशंस को। जो भी वैल्यूज एसेट्स की जो मेंशन है बैलेंस शीट में वो सही होने चाहिए। जितनी भी लायबिलिटीज दिखाई गई हैं वो ना अमाउंट पर दिखानी चाहिए, और कोई भी लायबिलिटीज है ना मतलब वो भूलनी नहीं है, रिकॉर्ड करना, सारी लायबिलिटीज दिखानी है और है ना एक्चुअल वैल्यू पर दिखानी है, ना कि भाई झूठी वैल्यू पर। ऑब्जेक्ट क्या है वेरिफिकेशन का? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। एम यही है डिटरमाइन करना कि जो भी एसेट्स हम दिखा रहे हैं, लायबिलिटीज दिखा रहे हैं अकाउंट्स में, वो एक्यूरेट है। ठीक है, एसरटेन करना एग्जिस्टेंस। मेन ऑब्जेक्ट ये भी है वेरिफिकेशन का कि ये चेक करना कि बैलेंस शीट की डेट को जो एसेट्स है वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट थी। ठीक है, क्योंकि कई बार ये होता है कि भाई वो खरीदने का रिकॉर्ड है लेकिन है ना वो एक्चुअल में नहीं है, कि अब चोरी हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है। ओनरशिप एंड टाइटल। जो ऑब्जेक्टिव है वेरिफिकेशन का ये चेक करना है कि जो असेट्स है बैलेंस शीट में दिखाई गई है वो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हो, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसके ऊपर कंप्लीट अधिकार हो। फ्रॉड या इरेगुलरिटी की, फ्रॉड मतलब कपट वगैरह, अनियमितता का जो भी है उसकी नॉलेज होना। जो वेरिफिकेशन है ये जरूरी है ये चेक करने के लिए कि कोई भी फ्रॉड इरेगुलरिटी है ना वो नहीं हुई है ऑर्गेनाइजेशन में असेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड। प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए। वेरिफिकेशन जरूरी है डिटरमाइन करने के लिए जो भी असेट्स हैं लायबिलिटीज हैं वो करेक्टली वैल्यूएट हुई है या नहीं, प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट। जो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन का ये भी चेक करना है कि जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे फाइनेंशियल पोजीशन का। जो ऑडिटर है क्लियरली ये बताया अपनी रिपोर्ट में कि जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती है। रियल पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। जो वेरिफिकेशन है ये यूज होना चाहिए फाइंड आउट करने में कि जो असेट्स है वो ट्रू है या नहीं, कोई भी चार्ज से, मॉर्गेज से मतलब गिरवी रखने से। जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटी है वो डिस्क्लोज करे बैलेंस शीट में। कोई भी ऐसी लायबिलिटी वो असेट्स उसको छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है इंपॉर्टेंस क्या क्या है वेरिफिकेशन की। नॉर्मली ये बिलीव किया जाता है कि वोचिंग से मतलब वोचिंग होता है उसके बेस पे हम ऑडिटिंग करते हैं, मतलब वो ऑडिटिंग का एक पेस है। लेकिन वोचिंग सिर्फ हमें ये बताता है कि जो कोई असेट्स है वो परचेज की गई है नहीं, क्योंकि वो एक वाउचर है, वो एक बिल है। जबकि वेरिफिकेशन में हमें ये बताता है कि एक्चुअल में वो जो असेट्स है वो एग्जिस्ट करती है नहीं, ओनरशिप है या नहीं असेट्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की, पता बेच दी हो। तो कहता है कि जो अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सारी असेट्स की वो वेरीफाई की जाती है। वाउचिंग के द्वारा ना ये सब हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए वेरिफिकेशन हमारी हेल्प करता है। ये वेरीफाई करता है जो बैलेंस शीट की डेट को जो असेट्स प्रेजेंट है बिजनेस में और द ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये पॉसिबल है कि जो एक असेट्स वो परचेज की जाए एंड जो प्रूफ है उसका अवेलेबल हो। लेकिन जो जिस दिन हमने बैलेंस शीट बनाई थी क्या पता वो बेच दी गई हो, डिस्ट्रॉय कर दी गई हो, क्या पता
सिक्योरिटी के रूप में दी गई हो या किसी इलीगल इन्वेस्टमेंट में यूज़ की गई हो। तो इसीलिए वहाँ पे वेरिफिकेशन है ना वो ज़रूरी हो जाता है, ये देखने के लिए कि जितनी भी एसेट्स हैं वो एग्जिस्टिंग है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन के पास बैलेंस शीट की डेट को, ठीक है, या उनके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं, या उनको प्रॉपरली वैल्यूएट किया गया है नहीं। वेरिफिकेशन को हम है ना कम नहीं मान सकते वाउचिंग से। वाउचिंग जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे लिए वेरिफिकेशन है, कि अगर इनएडिक्वेसी रहती है वाउचिंग में तो उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते वेरिफिकेशन की हेल्प से। इसीलिए दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। एक तो ट्रूथ एंड फेयरनेस है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, वो वेरीफाई की जा सकती है। अगर कोई फ्रॉड होता है, कोई भी इम्बेलिजमेंट होता है एसेट्स में, मतलब धोखाधड़ी होती है, वो पता कर सकते हैं। अगर एसेट्स को ओवर वैल्यूड दिखाया गया था पास्ट में तो वो पता कर सकते हैं। अगर करेक्ट वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक हम वो पता कर सकते हैं। जो एश्योरेंस था, आश्वासन था रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के लिए, वो ऑब्टेन किया जा सकता है क्रेडिटर्स के द्वारा। एक जो प्रॉपर वेरिफिकेशन है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन का इनकरेज करेगा इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। क्या अब डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन समझने के बाद मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन का जो डिफरेंस है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में वो समझना होगा। देखो, वाउचिंग क्या, एक वाउचर होता है ना, जैसे हमने कोई परचेज की, सेल की, तो वो बिल वगैरह होते हैं वो होता है। तो वाउचिंग में क्या होता है, हम चेक करते हैं एंट्रीज जो भी प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब P&L में, बैलेंस शीट वगैरह में। जो ऑब्जेक्टिव है ना वाउचिंग का वो क्या है, एस्टैब्लिश करना ट्रूथ, रिलीवेंसी, अथोराइजेशन एंड जो पॉलिसीज हैं जो अप्लाई हो रही है अलग अलग एंट्रीज पर। वेरिफिकेशन जबकि ये है कि ये रिलेटेड है जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है जो बताई गई है बैलेंस शीट में, उनको चेक करना। ऑब्जेक्टिव क्या है वेरिफिकेशन का, वाउच करना एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, वैल्यूएशन, एक्यूरेसी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। जो वैल्यूएशन होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वो ना वाउचिंग के स्कोप से बाहर है, जबकि जो वैल्यूएशन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वो वैलिड पार्ट है वेरिफिकेशन का। ठीक है, जो एंट्रीज होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो वेरीफाइड होती हैं वाउचर के बेसिस पे। जो बहुत सारे आइटम होते हैं जो बैलेंस शीट में बताए जाते हैं वेरीफाई किए जाते हैं या तो फिजिकल वेरिफिकेशन के द्वारा, मतलब उनको जा जाकर देखना फिजिकली, या जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो देखना। ठीक है, इसके बाद आती है यूटिलिटी। कहता है कि भाई वाउचिंग की हेल्प जो ऑडिटर है वो ये चेक कर सकता है कि जितनी भी एसेट्स बताई गई हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है या नहीं। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि जिस दिन बैलेंस शीट बनी थी उस दिन वो एक्चुअली में वो एसेट्स थी या नहीं। लेकिन वेरिफिकेशन हमें ये बता देता है कि भाई कोई एसेट्स खराब हुई है, बेची गई है, खरीदी गई है, क्या है बैलेंस शीट की डेट पर। वाउचिंग आप कभी भी कर सकते हो, जैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन जो वेरिफिकेशन है वो है ना सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद ही किया जा सकता है। वाउचिंग वेरिफिकेशन का एक पार्ट है लेकिन वेरिफिकेशन वाउचिंग का एक पार्ट नहीं है। वाउचिंग है ना वो ऑडिट कलर के द्वारा की जाती है, ये ऑडिटर खुद से या सीनियर पार्टनर की हेल्प से कर सकता है। वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन और डिफरेंसेस के ऊपर पूरा नेक्स्ट चैप्टर है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है क्लैरिफाई करना कि एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, एक्यूरेसी जो भी बैलेंस शीट में आइटम उनके बारे में। वैल्यूएशन में मतलब क्रिटिकली एग्जामिन करना जो भी वैल्यूज एसेट्स की उनको ऑडिटर के द्वारा काउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, कि भाई वो मार्केट प्राइस पर होंगी, कॉस्ट प्राइस पर होंगी, इस टाइप से। असेट्स को वेरीफाई किया जाता है ऑडिटर के द्वारा और ऑडिटर ना वो ऑब्टेन करता है हेल्प एक्सपर्ट्स की वैल्यूएशन के लिए। जो वेरिफिकेशन है वो ऑडिटर खुद भी कर सकता है, सीनियर पार्टनर भी कर सकता है। वैल्यूएशन किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन जो एक्यूरेसी है इनकी वो ऑडिटर इवेल्युएट करता है। जो ऑडिटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स के लिए। जो ऑडिटर होता है कहता है कि वो गारंटी नहीं देता वैल्यूएशन ऑफ असेट्स के लिए, जो भी एक्सपर्ट्स है वो डिटरमाइन करते हैं। एडिक्वेट फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन बहुत कम प्रूफ अवेलेबल होते हैं वैल्यूएशन के लिए। इसीलिए जो ऑडिटर होता है वो रिले होता है बहुत ज़्यादा मात्रा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट तक जो भी मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाती है उस पर। अब बात आती है तीनों में क्या डिफरेंस है, वाउचिंग, वैल्यूएशन, मीनिंग। वाउचिंग मतलब वेरीफाई करना बुक्स ऑफ अकाउंट को रिलीवेंट वाउचर्स के हेल्प से। वैल्यूएशन डिटरमाइन करना कि कोई भी एसेट जो बैलेंस शीट में दिखाई गई है वो एक्चुअल वैल्यू पर दिखाई गई है नहीं। वेरिफिकेशन में वह मतलब इन्वॉल्व करता है वाउचिंग फॉर द वैल्यूएशन, ओनरशिप चेक करना, एग्जिस्टेंस, राइट, असेट्स पे, लायबिलिटीज वगैरह ये सब चेक करना। दूसरा डिफरेंस है सब्जेक्ट मैटर का। वाउचिंग ऑलवेज है ना वो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जाती है, मतलब उनके लिए की जाती है। ऑन द अदर एंड वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन है ना वो जो भी आइटम बैलेंस शीट में होते हैं उनके लिए की जाती है। परफॉर्मेंस वाउचिंग इज नॉर्मली डन की जाती है सीनियर क्लर्क के द्वारा, क्योंकि ये एक पार्ट है रूटीन वर्क्स का ऑडिट में। जबकि जो वैल्यूएशन है ये किया जाता है मैनेजमेंट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के द्वारा, और वेरिफिकेशन ऑडिटर के द्वारा खुद से ही। टाइम
वाउचिंग एक बेसिक फंक्शन है और ये ना पूरे साल चलता है, जबकि वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन यानी ये सारे बैलेंस शीट वगैरह अकाउंट्स बनने के बाद उसके बाद किया जाता है। इविडेंसेस इन वाउचिंग जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ जिसके अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे। लेकिन जो ऑडिटर होता है वो ना डिपेंड रहता है सर्टिफिकेट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर वैल्यूएशन के लिए एसेट्स का, क्योंकि कोई उसके पास प्रूफ नहीं होता। प्रूफ कैन बी ऑब्टेन फॉर वेरिफिकेशन आल्सो। स्कोप जो स्कोप होता है वाउचिंग का वो लिमिटेड है, क्योंकि जो वेरिफिकेशन एसेट्स एंड लायबिलिटी का वो इसके स्कोप से बाहर है। जबकि वैल्यूएशन इन्फ्लुएंस होता है बाई गोइंग कंसर्न वैल्यू, मतलब जो बिजनेस चल रहा है इन फ्यूचर तो क्या क्या बदलाव आएंगे उसके अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रिंसिपल। वैल्यूएशन एक पार्ट है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन इन वेरिफिकेशन जो फिजिकल एग्जिस्टेंस एसेट्स का लायबिलिटीज का हम वो चेक करके चलते हैं। तो वेरिफिकेशन का वाइडर स्कोप है देन वैल्यूएशन, सिंस वैल्यूएशन एक पार्ट है वेरिफिकेशन का। ड्यूटीज क्या है ऑडिटर की इन रिलेशन टू वेरिफिकेशन। जर्नल रूल्स क्या है वेरिफिकेशन के, तो देखो मतलब ऑडिटर को क्या ध्यान में, ऑडिटर है ना वो क्लैरिफाई करता है कि भाई जो भी बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रूथ एंड फेयरनेस के बारे में, इसीलिए वो वेरीफाई करना चाहिए उसे एसेट्स एंड लायबिलिटी को जो बैलेंस शीट में बताई गई है। जो ऑडिटर होता है वो कोई है ना रिपोर्ट तब तक इशू नहीं करता जब तक कि उसे ये विश्वास ना हो जाए कि जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं वो प्रेजेंट है बिजनेस में एंड वो फ्री है चार्ज से। चार्ज मतलब वो गिरवी वगैरह नहीं रखी गई हैं, ठीक है। और अगर उन पर चार्ज है तो वो भी एक्सप्लेन किया गया। इफ अंडर एनी सर्कमस्टेंस जो ऑडिटर वो इशू करता है रिपोर्ट बिना चेक किए हुए, तो वो ना जो भी लापरवाही है उसके लिए लापरवाही के लिए वो क्या होगा, गिल्टी होगा। कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए ऑडिटर के द्वारा वेरीफाई करने के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। क्या क्या है देखो, जितना हो सके जो टास्क है वेरिफिकेशन की वो ऑडिटर को खुद से ही करनी चाहिए, ठीक है। और उसे ना कोई हेल्प नहीं लेनी चाहिए फ्रॉम द जो भी एम्प्लॉयज हैं क्लाइंट्स के उनसे, ठीक है। अगर भाई इन केस दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अगर उसके लिए पॉसिबल नहीं हो तो जो टास्क है वेरिफिकेशन की वो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्थी मेंबर ऑफ द स्टाफ को दी जा सकती है। एक टेस्ट चेक उसे खुद से भी करना चाहिए, ठीक है। जो टाइटल डॉक्यूमेंट है ना असेट्स के वो चेक करने चाहिए। ये चेक करने के लिए जो टाइटल है राइट्स है क्लाइंट के ऑन द असेट्स। जो फिजिकल वेरिफिकेशन एसेट्स का वो किया जाना चाहिए बैलेंस शीट की डेट को और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ताकि सेटिस्फाई कर पाए जितने भी डाउट वगैरह हैं उनको। इन केस अगर ये पॉसिबल नहीं होता फिजिकल वेरिफिकेशन एसेट्स का तो वो इनको सर्टिफाई कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन में है। इजीली एक्सचेंजेबल और लिक्विड एसेट लाइक स्टॉक चेक सिक्योरिटीज कैश एक्सेट्रा ये वेरीफाई होने चाहिए एक सीटिंग में, मतलब एक बार में। देयरफॉर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहे हैं अलग अलग असेट्स पे वो भी वेरीफाई होने चाहिए। एंड ये ना मतलब देखे जाने चाहिए कि जो भी एक्सपेंसेस है वो मतलब उसी असेट्स है ना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, किसी पुराने असेट्स वगैरह के तो नहीं है। एक जो सर्टिफिकेट है वो ऑब्टेन करनी चाहिए क्लाइंट से जो ये बताएगा कि जो असेट्स है वो फ्री है किसी चार्ज से। अगर कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है तो उसके बारे में भी। इन केस कोई भी असेट्स है वो सिक्योरिटी के रूप में दी जाती है तो एक सर्टिफिकेट है ना वो ऑब्टेन कर लेनी चाहिए उस पर्सन से और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वो भी वेरीफाई कर लेने चाहिए। इन केस अगर कोई असेट्स है उसको कस्टडी के रूप में रखा जाता है तो एक सर्टिफिकेट है ना सेम शुड बी ऑब्टेन, वो भी ऑब्टेन करना चाहिए। एक कन्फर्मेशन शुड बी रिसीव्ड फॉर द बैलेंस जो भी अवेलेबल है डेटर के पास। द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है ना वो चेक करनी चाहिए। एनी अंडर वैल्यूएशन एसेट्स होता है ना तो वेरीफाई करना चाहिए। एडुकेट प्रोविजंस है वो बनाए जाने चाहिए, ठीक है। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, भाई ये पॉसिबल ना हो फिजिकली वेरीफाई करना फिक्टिटियस और इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल अनअर्न्ड इनकम प्री पेमेंट एटसेट्रा, तो जो ऑडिटर है उसे वेरीफाई करना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग। जो सर्टिफिकेट है कहता है कि वो ऑब्टेन करनी चाहिए फ्रॉम द क्लाइंट से रिगार्डिंग द अलग अलग जो भी लायबिलिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की एंड जो लायबिलिटी इनकर हुई हैं बिजनेस के लिए एंड उनको ड्यूली अथराइज करना चाहिए। जो बैलेंस शीट है द बैलेंस आउटस्टैंडिंग टू वेरियस क्रेडिटर वो वेरीफाई होना चाहिए फ्रॉम द कन्फर्मेशन लेटर, ठीक है, रिलेवेंट फॉर द क्रेडिटर। अब बात आती है ऑडिटर की ड्यूटी। जो ड्यूटीज़ होती है ना ऑडिटर की रिगार्डिंग वेरिफिकेशन उनको हम ना दो पार्ट में बांट सकते हैं, असेट्स रिलेशन में और लायबिलिटीज़ के रिलेशन में। अब बात आती है असेट्स के रिगार्डिंग उसकी क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो कहते हैं जो ऑडिटर उसे वेरीफाई करना चाहिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के जब वो कंडक्ट करता है वेरिफिकेशन ऑफ असेट। देखो असेट्स है ना एक्चुअली एग्जिस्ट करती हो बैलेंस शीट की डेट को। जो असेट्स वो बिलोंग करे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से एंड जितनी भी असेट्स हैं वो क्लियरली मेंशन हो बैलेंस शीट में। कोई भी असेट्स है ना, ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मेंशन ही नहीं है बैलेंस शीट में। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स प्रॉपर होना चाहिए। जो असेट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का उस पर अधिकार होना चाहिए, वो ना चार्ज से फ्री होनी चाहिए, अगर चार्ज है तो वो भी मेंशन होना चाहिए।
इन एडिशन कोई भी अगर ऐसे खरीदी जाती है, बेची जाती है, एडिशन किया जाता है तो उसके बारे में होनी चाहिए। कोई भी एक्सपेंडिचर अगर रिपेयर से रिन्यूड से रिलेटेड एसेट्स के तो वो डेबिट होना चाहिए P&L अकाउंट में। एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। इन केस एक पार्ट एसेट्स को बेच दिया जाता है तो ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए रिलीवेंट जो भी सेल्स है, काउंटर फॉइल कॉपीज हैं वो सब। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मूवेबल एसेट्स की वेरिफिकेशन के लिए लाइक कैश, बिल, स्टॉक, सिक्योरिटी, जो ऑडिटर है वो प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट जिस दिन बनाए जाते हैं। जो अदर फिक्टिटियस और इंटेंजिबल एसेट्स है ना उनको भी मतलब राइट ऑफ करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो वेरीफाई करना चाहिए माइंड में रखते हुए जो भी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं उनके ऊपर। अब बात आती है लायबिलिटीज के रिगार्डिंग, तो ऑडिटर को लायबिलिटीज को वेरीफाई करना चाहिए अलोंग विद असेट्स। फॉर डूइंग सो उसे कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला क्या है, जो लायबिलिटीज दिखाई गई है ना बैलेंस शीट में आर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की हो और किसी की ना हो। जो पर्सनल लायबिलिटीज है एम्प्लॉयज़ की वो इंक्लूड नहीं होंगी ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटीज में। जो लायबिलिटीज दिखाई गई है बैलेंस शीट में वो एक्चुअली लायबिलिटीज होंगे ऑन द डेट जिस दिन बैलेंस शीट बनाई गई थी। जो लायबिलिटीज है वो करेक्ट वैल्यू दिखाएं और जो डाउटफुल लायबिलिटीज हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी एक्चुअल लायबिलिटीज में। जो ऑडिटर होगा कहता है कि वो लायबल होगा जो भी लॉस इनकर हो रहा है ड्यू टू हिज भाई उसकी नेग्लेंसी के कारण, अपनी ड्यूटीज को इग्नोर करने के कारण। ठीक है, तो कुछ एडजस्टमेंट है जो नेग्लिजेंट की जा सकती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है ड्यूटी ऑफ ऑडिटर के बारे में इन वेरिफिकेशन अक्रॉस बिफोर द कोर्ट इन 1994 जिसमें लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी एंड सीयर होलसेक एंड कंपनी यूके का केस था। इस जजमेंट में जो जस्टिस एलावस्त्रन थे उन्होंने देखा कि ये ड्यूटी है ऑडिटर की फाइंड आउट करना कि जो आइडेंटिटी एसेट्स की जो बैलेंस शीट में दिखाई गई है वो अगर वो फेल हो जाता है ऐसा करने में वो लायबल होगा जो भी लॉस होता है क्लाइंट को उसके कारण। ठीक है, इन दिस केस जो ऑडिटर उसने सर्टिफाई किया कि जो कैश बैलेंस था 796 पाउंड का, तो जो कैश रजिस्टर में दिखाया गया उसने फिजिकली वेरीफाई नहीं किया लेकिन एक्चुअल में पता चला तो वो सिर्फ 30 पाउंड का था, ऑडिटर उसके लिए गिल्टी था। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ केस बता रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब वेरिफिकेशन आता है तो हम असेट्स को अभी नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे पहले वेरिफिकेशन पढ़ेंगे लायबिलिटीज का। ठीक है, असेट्स की वेरिफिकेशन को हम अलग से एक पार्ट में पढ़ेंगे। तो बात आती है वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज क्या होता है। कहता है कि वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी भी उतनी इंपॉर्टेंस रखती है जितनी असेट्स की। जैसे कहता है कि जब लायबिलिटीज है ना नहीं दिखाए जाएं करेक्टली बैलेंस शीट में या वो कम अमाउंट से दिखाई जाएं या ज़्यादा अमाउंट से दिखाई जाती हैं तो कहता है कि जो भी बिजनेस होती है उसकी ट्रू पिक्चर हमें पता नहीं चल पाती। इसीलिए जो ऑडिटर होता है उसे ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब वो लायबिलिटीज़ को वेरीफाई करे। जो ऑडिटर होता है वो सिर्फ वेरीफाई ही ना करे आइडेंटिटी लायबिलिटीज़ की, बल्कि वेरीफाई करे कि जो लायबिलिटी है वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज की गई है या नहीं बैलेंस शीट में, वो एक्यूरेट है या नहीं, वो बिजनेस के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है या नहीं। अगर पॉसिबल हो एक सर्टिफिकेट है ना इस एक्सटेंट तक वो ऑब्टेन करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल तक। ठीक है, तो पहली हम लायबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। नॉर्मली हम क्रेडिटर्स समझते हैं वो पर्सन जिनको जो मतलब हमारे करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं जिनको हमें ना रीपे करना है, सेटल करना है, क्योंकि या तो हमने इनसे कोई सामान उधार में खरीदा है तो वो हमारे क्रेडिटर हो गए या हमने कोई पैसे इनसे उधार में लिया है। ठीक है, पीपल फ्रॉम होम ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज किया है क्रेडिट पर। ठीक है, तो उसको हम ट्रेड क्रेडिटर्स में दिखाते हैं। इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पेमेंट ना करें उनको बैलेंस शीट की डेट तक तो ये जो क्रेडिटर है इनको हम लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे बैलेंस शीट की। जो क्रेडिटर होते हैं कहता है कि आर नॉट रिकॉर्ड, उनको इंडिविजुअली हम नाम से रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि कलेक्टिवली ट्रेड क्रेडिटर्स में दिखा देते कि हाँ भाई टोटल क्रेडिटर्स इतने थे। जो ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं बैलेंस शीट में वो इस तरीके से वेरीफाई होंगे। तो वो तरीका क्या है देखो, सबसे पहले बात आती है कि एक शेड्यूल मतलब एक लिस्ट बनाएंगे ट्रेड क्रेडिटर्स की बैलेंस शीट की डेट को। ठीक है, एंड और उसको ऑब्टेन करेंगे एंड जो ये शेड्यूल है वो वेरीफाई किया जाएगा विद द जो ऑर्डर रजिस्टर थे, इनवॉइस रजिस्टर थे। ठीक है, एंड लेजर के द्वारा। ठीक है, फिर बात आती है जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है जो रिसीव किया जाता है एट द ईयर एंड। कहता है कि फ्रॉम द क्रेडिटर्स उसको टैली करेंगे जो भी उनके इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस थी उनके साथ, क्योंकि ये पॉसिबल है कि कई बार जो पेमेंट दिखाई गई है क्रेडिटर को एक्चुअली में वो भाई गड़बड़ कर ली जाए, ज़्यादा दिखा दी जाए, कम दिखा दी जाए। ठीक है, फिर बात है जो मटेरियल एंड गुड्स परचेज किए जाते हैं उनका इफेक्ट होता है सेल्स एंड ग्रोस प्रॉफिट पर। इसीलिए जो रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट है करंट ईयर के लिए उसको हम मैच करेंगे रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट के साथ जो प्रीवियस ईयर की, एंड जो मेजर डिफरेंस है वो भी देखेंगे। जो इनवॉइस है ना परचेज के लिए मतलब फॉर परचेज जो रिसीव हुआ है आफ्टर द ईयर एंड उसको वेरीफाई करेंगे ये चेक करने के लिए कि ये जो परचेज है ये इनकर नहीं हुई है इन द क्रेडिटर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो कैश एंड डिस्काउंट रिसीव किया जाता है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वो वेरीफाई किया जाएगा एस्टैब्लिश करके करेक्टनेस के बारे में। बैलेंस शीट बैलेंस आउटस्टैंडिंग है जो अलग अलग क्रेडिटर्स का।
अगर जरूरी हो रिटर्न कम्युनिकेशन है ना, वो भी किया जाएगा क्रेडिटर्स के साथ। नेक्स्ट लायबिलिटीज आती है हमारी लोन। लोन दोनों प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जो ऑर्गेनाइजेशन लेती है बिजनेस को रन करने के लिए, तो क्या प्रोसीजर होगा लोन को वेरीफाई करने के लिए? जो ऑडिटर होता है ना, वो ऑब्टेन करेगा शेड्यूल लिस्ट जो भी अलग अलग लोन्स है क्लाइंट से, एंड टैली करेगा इंडिविजुअल लोन अकाउंट्स के साथ। जो ऑडिटर है वो इंश्योर करेगा कि जो लोन है वो ड्यूली अथोराइज है। इन केस ऑफ ए कंपनी, जो प्रोविजन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, वो वेरीफाई करेगा। लिमिट देखेगा कितनी अमाउंट ऑफ लोन लिया जा सकता है। इन द रिलेशन ऑफ द मिन्यूट बुक, मिन्यूट मतलब जो भी मीटिंग की बुक्स वगैरह होती है डायरेक्टर की, वो चेक करेगा। जो कॉपी है लोन एग्रीमेंट की, वो वेरीफाई करेगा। जो लोन एग्रीमेंट है कहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होने चाहिए। जो ऑडिटर है उसे रिटर्न कम्युनिकेशन करना चाहिए विद द मॉर्गेज, टू वेरीफाई करने के लिए जो अमाउंट ऑफ लोन है, जो असेट दी गई है सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। जो ऑडिटर होता है वो देखेगा कि बैलेंस शीट की डेट पर कि जो आइदर द होल इंटरेस्ट ऑन द लोन, भाई या तो सारा इंटरेस्ट पे कर दिया गया है, या अगर नहीं पे किया गया है तो ये लायबिलिटीज में दिखा गया है बैलेंस शीट की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के रूप में, एंड हैज बीन सिम्यूटेनियसली डेबिटेड इन द P&L अकाउंट। फिर कहता है कि जो ऑडिटर होता है वो क्लियर मतलब क्लैरिफाई करेगा टर्म एंड कंडीशन लोन के रिगार्डिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द मॉर्गेज थ्रू रिटर्न कम्युनिकेशन, एंड वेरीफाई करेगा बैलेंस जो भी आउटस्टैंडिंग है लोन के लिए। जो ऑडिटर होता है शुड आल्सो सी, वो ये देखेगा कि जो लोन है वो करेक्टली लायबिलिटी साइड दिखाई गई है या नहीं। बैलेंस शीट की डेट को कोई भी सिक्योरिटी अगर दी गई है लोन के अगेंस्ट में, वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज की गई या नहीं। फिर बात आते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर भी हमारे लिए है ना लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, मतलब एक टाइप सी एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसमें हम है ना पैसे लगाते हैं, हमें फिक्स चार्जेस इंटरेस्ट वगैरह पे करने पड़ते हैं। एक डिबेंचर होल्डर होता है। देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ऑडिटर होता है वो क्लैरिफाई करेगा, गो थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से वेरीफाई करेगा कि कंपनी के पास अधिकार था या नहीं डिबेंचर इशू करने का। ठीक है, इफ इट डज, अगर था तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिबेंचर वो कितनी इशू कर सकते थे, ओनली देन कैन ही कम टू ए, फिर वो कंक्लूजन पे आता है कि जो डिबेंचर वो इशू किए गए वो लिमिट्स के अंदर है या नहीं आर्टिकल्स के, एंड वो ये चेक करेगा कि जो प्रोविजंस है जो लिमिट है स्पेसिफाइड है आर्टिकल सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट में वो फॉलो किए गए हैं या नहीं। जो कॉपीज होती है डिबेंचर ट्रस्ट डीड की, वो वेरीफाई करेगा, टैली करेगा उसको डिबेंचर अकाउंट्स के साथ। अगर जो ऑडिटर है वो ये फील करता है कि वो ऑब्टेन करे सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर डिबेंचर्स के रिगार्डिंग, तो वो भी चेक करेगा। कई बार कहता है कि जो डिबेंचर वो इशू किए जाते हैं प्रीमियम पे और कई बार डिस्काउंट पे, इस केस में जो भी सर्कमस्टेंस ऑडिटर्स देखना चाहिए उसे कि जो भी डिबेंचर है वो नॉमिनल वैल्यू पे दिखाया जाए बैलेंस शीट में। जो प्रीमियम है इशू पर, ठीक है, वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा, और जो डिस्काउंट है उन पर वो फिक्टिटियस एसेट्स के रूप में दिखाया जाएगा। ठीक है, जिसको बाद में हम राइट ऑफ कर देते हैं। फिर जो रजिस्टर ऑफ द चार्ज है ना वो वेरीफाई किया जाएगा एग्जामिन करने के लिए सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। जो ऑडिटर है उसे देखना चाहिए अरेंजमेंट जो भी किए गए हैं रिडम्पशन और डिबेंचर्स के लिए, क्या जो प्रोविजंस है वो क्रिएट किए गए हैं उसके लिए। अगर जो प्रोविजंस है वो बनाए गए हैं तो क्या वो एडिक्वेट है या नहीं। इस केस में जो प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो भी देखना चाहिए। बिल्स पेबल, कुछ प्रोसीजर है जो अडॉप्ट करना चाहिए वेरीफाई करने के लिए बिल्स पेबल को। जो ऑडिटर होता है उसे ऑब्टेन करना चाहिए शेड्यूल, मतलब एक टेबल बिल्स पेबल की जो आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट की डेट को, एंड टैली करना चाहिए उसे टोटल ऑफ दिस शेड्यूल विद द बिल्स पेबल बुक्स एंड बिल्स पेबल अकाउंट। जो बिल्स होते हैं और जिसमें जो पेमेंट है हैज़ बीन मेड मतलब की गई थी वो रिसिप्ट वापस मिल जाए बिजनेस में, तो कहता है कि जो अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल है वो वेरीफाई करो विद रिस्पेक्ट टू द बिल्स जो भी हमें वापस मिले इनटू द बिजनेस, एंड और कहते हैं कि ऑल्सो सच बिल्स जिसने जो पेमेंट है वो की गई थी वो मैच करे विद द कैश बुक एंड बुक बैंक पासबुक। फिर कहता है अगर कोई बिल है वो डिसऑनर हो जाता है रिन्यू करो, एंड द जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हैड टू पे सिर्फ इंटरेस्ट पे करेगी, नोटिंग चार्जेस पे करेगी। जो ऑडिटर है वो देखेगा कि सेम हैज बीन रिकॉर्डेड अप्रोप्रिएटली बुक्स में या नहीं। जो ऑडिटर है वो देखेगा कि जो वो मेंशन एक्सपेंसेस है वो मतलब हैज बीन टेकन इन द वो प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में ले गए या नहीं। तो बिल्स पेपर को वेरीफाई करने के लिए बैलेंस शीट की डेट को जो कैश बुक है वो वेरीफाई की जाएगी कुछ वीक्स के लिए बैलेंस शीट की डेट के बाद। ये इंसर्ट करने के लिए कि जो बैलेंस शीट है बैलेंस शीट की डेट और डेट ऑफ ऑडिट पेमेंट है, ठीक है, कि कोई बिल बनाया गया नहीं। ठीक है, अगर उसे कोई डाउट लगता है तो रिटर्न कम्युनिकेशन करेगा ड्रोवर्स के साथ बिल के फाइंड आउट करने के लिए करेक्ट अमाउंट ऑफ द बिल। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है? जब बैंक में एक लिमिट से ज़्यादा पैसा हम विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब जब 5,000 रुपये आपके अकाउंट में और आप उससे ज़्यादा विड्रॉ करते हो तो उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। कहता है कि बैलेंस शीट में जो ऑर्गेनाइजेशन है कहता है कि एक बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाते हैं लायबिलिटी साइड टू वेरीफाई की जो कैश बुक है पासबुक है वो चेक करेंगे। आफ्टर दिस जो बैलेंस होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट जो भी पे किया जाएगा वो क्लैरिफाई किया जाएगा फ्रॉम बैंक थ्रू रिटर्न कम्युनिकेशन।
फिर है क्रेडिटर्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। तो इस एक्सपेंस को वेरीफाई करने के लिए जो एंट्रीज है कैश बुक में, जो कंडीशन है परचेज एग्रीमेंट की, असेट्स वगैरह की, वो वेरीफाई की जाएगी। अगर जरूरी हो तो रिटर्न कम्युनिकेशन भी किया जाएगा क्रेडिटर्स के साथ। जो ऑडिटर है वो वेरीफाई करेगा असेट्स अकाउंट फॉर द एडिशन ऑफ टू द असेट्स, अगर कोई एडिशन होता है असेट्स में उसको भी चेक करेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो आपने यूज़ कर लिए लेकिन उनकी पेमेंट नहीं किया, ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकर हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर में बट जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं की गई है लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक, जिसका मतलब दे आर पेबल ऑन द बैलेंस शीट की डेट पर पेबल थे। जो ऑडिटर वो अडॉप्ट करेगा कुछ प्रोसीजर इनको वेरीफाई करने के लिए। जो ऑडिटर है ना वो ऑब्टेन करेगा सर्टिफिकेट रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल से एंड जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है उनको दिखाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। वो लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ऑब्टेन करेगा क्लाइंट से। जो ऑडिटर होता है वेरीफाई करेगा अकाउंट रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, सैलरी वगैरह, ठीक है। और कंक्लूजन पर मतलब टू कम टू ए कंक्लूजन ऑन द लास्ट डे ऑफ द बैलेंस शीट की जितने भी एक्सपेंसेस है वो अकाउंट्स में दिखाए गए हैं। ये जो एक्सपेंसेस है वेरीफाई होने चाहिए फ्रॉम द नॉमिनल अकाउंट, डिमांड नोट एंड बिल्स एंड रिसिप्ट। वेरीफाई करने के लिए एक्सपेंसेस को जो रिक्यूरिंग नहीं है इन नेचर, जो इनवॉइस होता है नेक्स्ट ईयर का वो भी वेरीफाई किया जाएगा। ये चेक करने के लिए ये इंक्लूड नहीं करता कोई भी इनवॉइस प्रीवियस ईयर का। जो ऑडिटर होता है वो वेरीफाई करेगा कैश बुक नेक्स्ट ईयर से, ये चेक करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस ऑडिट ईयर के वो इंक्लूड नहीं है नेक्स्ट ईयर में। इन केस कुछ एक्सपेंसेस है जो इंक्लूडेड है लेकिन जो डिटेल्स है, ठीक है, उनकी जो रिसीव नहीं हुई हो, देन इन सच सिचुएशन जो ऑडिटर होता है वो देखेगा एडिक्वेट प्रोविजन बनाए गए हैं या नहीं। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर कहता है कि वो कंपेयर किए जाएंगे प्रीवियस ईयर के साथ, ये चेक करने के लिए कि कौन से जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द प्रीवियस ईयर एंड नोट, ठीक है। फिर डिटेल्स है सच एक्सपेंसेस की ऑब्टेन की जाएगी। टोटल होता है रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस का द प्रीवियस ईयर, वो कंपेयर किया जाएगा टोटल ऑफ दिस एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर एंड जो रीजन होते हैं इन कमियों के वो वेरीफाई किए जाएंगे। कैपिटल थ्रू कैपिटल इज नॉट ए लाइबिलिटी, हमें पता कैपिटल की लाइबिलिटी नहीं है कंपनी के लिए। जो ऑडिटर वेरीफाई करेगा इट सो दैट ताकि वो सर्टिफाई कर पाए ट्रूथ एंड फेयरनेस बैलेंस शीट की। तो कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन के लिए, वो क्या क्या है। इनके जो कंपनी है अगर वो एक नई कंपनी है तो कहता है कि वो ऑडिट किया जाएगा पहली बार। देन जो ऑडिटर होता है वो केयरफुली भाई मेमोरेंडम आर्टिकल्स को चेक करेगा। जो ऑडिटर होता है वेरीफाई करेगा कैश बुक, पासबुक, मिनट बुक, डायरेक्टर्स की चेक करने के लिए जो भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्लासिफिकेशन है, मनी पेड अब शेयर्स हैं वो सब। अगर कहता है कोई भी शेयर्स है जो इश्यू किए गए थे टू द वेंडर, जो कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू विद द वेंडर, वो वेरीफाई किया जाएगा। वेंडर के साथ मतलब अपने सेट परचेज कर ली, उसको कैश में पेमेंट ना करके शेयर दे दी हूँ। इनके जो कंपनी है इज नॉट ए न्यू कंपनी, अगर कंपनी नहीं नई कंपनी नहीं है तो एक ऑडिट है ना वो कंडक्ट किया जाएगा प्रीवियस ईयर के लिए, ताकि कोई भी चार्ज है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कैपिटल में, वो वेरीफाई किया जा सके। फिर बात आती है इफ़ अगर कोई भी कहता है कि रिडक्शन होता है शेयर कैपिटल में सेक्शन 66 के अंतर्गत कंपनीज एक्ट के, तो वो रेफर करेगा एंड टू द ऑडिटर, वो इंश्योर करेगा कि जो रिडक्शन है वो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हो। वेरीफाई करने के लिए कैपिटल को पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कहता है कि उसको भी ध्यान में रखा जाएगा कैश बुक, पासबुक वगैरह के अकॉर्डिंग। कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो अभी इनकर नहीं हुई है लेकिन इन फ्यूचर इनकर हो सकते हैं। लायबिलिटी जो अभी पेबल नहीं है बैलेंस शीट की डेट को, लेकिन है ना ये एक्चुअल लायबिलिटी बन सकती है इन फ्यूचर अगर कोई इवेंट हैपन हो गया तो। जो लायबिलिटीज होती हैं ये एक्चुअल में अराइज हो भी सकती है और नहीं भी, ये डिपेंड करता है अक्रेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। कई बार कहता है कि ये सीमित रह जाता है कि लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन जो अमाउंट ऑफ लायबिलिटी है वो कन्फर्म नहीं हुई है। तो इस फीचर के कारण यूजली ये नाम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, ये कंटीजेंट होती हैं और इमेज को नोट में दिखाते हैं लायबिलिटीज के। ये जो लायबिलिटीज होती है कन्फर्म नहीं एंड डिक्लेयर एंड डिपेंड ऑन द अक्रेंस ऑफ ए पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी, बट ये जो लायबिलिटी होती है रिलेटेड होती है सर्कमस्टांसिस से, ठीक है, बैलेंस शीट की डेट को। अगर फ्यूचर में ये सर्कमस्टांसिस हो जाती हैं बिजनेस के तो जो लायबिलिटी है वो अकर होगी। तो कौन कौन सी दो प्रकार की होती है लायबिलिटी विच अल्टीमेटली, जिससे ना तुरंत लॉस हो सकता है। लायबिलिटी इन एक्सचेंज ऑफ विच जो असेट्स है इक्वल अमाउंट की वो मिलेगी। तो देखो लायबिलिटी ऑन बिल्स रिसीवेबल जो डिस्काउंट किया था लेकिन मैच्योर ना हो, लायबिलिटी एक गारंटी के अंतर्गत, कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर, केसेस जो अभी भी पेंडिंग है, पेनल्टीज और जो एरर है डिविडेंड वगैरह के। जितनी भी कंटीजेंट लायबिलिटी होती हैं वो फुट नोट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट की जो अमाउंट होती है लायबिलिटीज की वो हम इंक्लूड नहीं करते बैलेंस शीट के टोटल में, और ना ही ये इंक्लूड होता है एक्चुअल लायबिलिटी अकाउंट्स में। जो एस्टिमेटेड लायबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है कंटीजेंट लायबिलिटी के। जो कैश आउटले होता है फॉर द लायबिलिटी एज ऑलरेडी अकर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट, जो एस्टिमेटेड लायबिलिटीज होती हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए अंडर द कंपनीज लायबिलिटी एंड प्रोविजन है ना लायबिलिटीज के, वो भी दिखाने चाहिए।
अब बात आती है, ये डिफिकल्ट है ऑडिटर के लिए फाइंड आउट करना कि जो मैनेजमेंट है उसने सभी कंटीजेंट लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में दिखाया नहीं। इवन देन वो अडॉप्ट करेगा कुछ प्रोसीजर वेरीफाई करने के लिए कंटीजेंट लायबिलिटी को। पहला है, जो ऑडिटर है वो ऑब्टेन करेगा डिटेल्स सभी कंटीजेंट लायबिलिटीज की क्लाइंट से एंड वेरीफाई करेगा उनके रीजन वगैरह। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लायबिलिटी हैज बिकम डाउटफुल और कंटीजेंट। फिर कहता है कि ऑडिटर है ना वो फाइंड आउट करेगा कि जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी है वो मिनट बुक मतलब जो भी मीटिंग की बुक वगैरह है उसके अकॉर्डिंग जा रहे नहीं। अगर कहता है कि कोई अनयूजुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिजनेस में तो वो वेरीफाई करेगा उसको भी। जो ऑडिटर होता है वो फाइंड आउट करेगा वेदर जो एडिक्वेट प्रोविजंस है वो भाई बनाए गए हैं नहीं, मतलब जो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लायबिलिटी है या नहीं। वो डिस्क्लोज करेगा प्रोविजंस की एडिक्वेसी। जो अनमेच्योर्ड बिल हैं जो डिस्काउंट किए गए हैं तो कहता है कि उनको भी वेरीफाई करेगा जो भी डिटेल्स उसे बैंक से मिलती हैं। अनकॉल्ड अमाउंट ऑन शेयर जो भी हेल्ड है अदर कंपनीज के साथ उनको वेरीफाई करेगा फ्रॉम द अलॉटमेंट लेटर बैंक रिसिप्ट वगैरह। एनी केस फॉर द क्लेम अगेंस्ट द बिजनेस कहता है कि उसको डिस्क्लोज करेगा विद द लॉयर्स एंड ऑल डिटेल्स है ना उसको ऑब्टेन करेगा। जो गारंटीज हैं जो थर्ड पार्टी के द्वारा दी जाती हैं कहता है कि वो वेरीफाई करेगा फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी अवेलेबल है। कोई भी सिक्योरिटीज जो दी गई है लोन के रूप में टेकन बाय द थर्ड पार्टी वो वेरीफाई करेगा फ्रॉम द सिक्योरिटी एग्रीमेंट। एज पर द कंपनी जितनी भी कंटीजेंट लायबिलिटी वो डिस्क्लोज की जाएंगे बाय वे ऑफ फुटनोट इन बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमने लायबिलिटीज के बारे में समझा। इससे अगले वाले पार्ट में हम एसेट्स के बारे में समझेंगे। थैंक यू।